नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा रोजगार की, रोजी रोटी की, युवा शक्ति की और विश्व गुरु जो बनने का हमारा इरादा है। अब आप और मैं जानते हैं कि 35 साल से कम उम्र की जो हमारी आबादी है, 65% तबका है जो 35 साल से कम उम्र का है, और इसमें 18 साल से ऊपर के जो हैं 35 तक, जाहिर सी बात है उनको रोजगार की दरकार है। यही हमारी युवा शक्ति भी है। इसी ताकत को डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं कि आयु का लाभांश। युवा देश है, हम सरपट आगे दौड़ेंगे, दौड़ रहे हैं। विश्व गुरु बनने का हमारा संकल्प है, सपना है, उसे हमें पूरा करना है। लेकिन दरअसल यह डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील तो नहीं हो रहा है। हमारे युवा जो हैं उनको एक अदद नौकरी की दरकार है क्या? और यह सवाल आज मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए, सिपाही की भर्ती के लिए 60,244 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। यह 3 दिन पहले अधिसूचना जारी हुई, 23 दिसंबर को। 16 जनवरी तक आप आवेदन दे सकते हैं। 12वीं पास योग्यता है। आयु आपकी 18 से 22 साल होनी चाहिए। और आकलन यह किया जा रहा है कि कम से कम 25 लाख आवेदन आने वाले हैं। 25 लाख। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, 60,244 नौकरियां निकली हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, संबल दे पाएंगे अपने परिवार को, अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और देश के विकास में सहभागी बनेंगे। लेकिन अब इसमें एक पेंच है। और पेंच क्या? यह 5 साल बाद इस तरह से आवेदन करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। 5 साल से कोई नौकरी, कोई भर्ती नहीं हुई सिपाहियों की। यूपी पुलिस में आखिरी भर्ती हुई थी 16 नवंबर 2018 को। अब आप 2018 या 2019 में 17 साल के हैं या 18 साल के हैं, तो आप तो 22 साल से ऊपर के हो गए, तो नौकरी तो मिलेगी नहीं। तैयारी करते रहे, सड़कों पर दौड़ते रहे, वर्जिश करते रहे, क्योंकि सिपाही की भर्ती में लिखित इम्तिहान भी होता है और एक फिजिकल, शारीरिक आपका आकलन किया जाता है आपकी फिटनेस का। और यह बात यूपी तक नहीं है, मैं अभी इसका दायरा बढ़ाने वाला हूं, पर यूपी में आपने देखा होगा, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, अपने गांव जाता हूं, दिल्ली से, यहां से बागपत जाता हूं, बागपत से बड़ौत आगे जाता हूं, मुझे लड़के, युवा सड़क पर दौड़ते दिखते हैं। सुबह सुबह भी, भरी दोपहरी में भी, शाम को भी तैयारी कर रहे होते हैं। अब उस तैयारी का क्या फायदा? उनकी तो उम्र चली गई, उम्र पार, तो नौकरी नहीं मिलेगी। 5 साल नौकरी नहीं निकाली तो यह किसकी गलती है? उसका खामियाजा एक युवा क्यों भुगते? ठीकरा उसके सर क्यों फोड़ा जाए? वो बेरोजगार क्यों रहे? हाई कोर्ट में इस बाबत एक याचिका भी दाखिल की गई है कि भाई रिलैक्सेशन दी जाए। 22 साल की उम्र क्यों 27 साल की जाए। डॉक्टर संजीव बालियान हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बाकायदा, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एक चिट्ठी भी लिखी है कि भाई ये तो अच्छा है कि नौकरियां निकाली, लेकिन आयु सीमा 18 से 22 केवल 4 वर्ष निर्धारित है, तो इसको आप 3 साल की छूट दीजिए। संगीत सोम इसी इलाके से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विधायक भी रहे हैं, इस बार तो खैर चुनाव हार गए। वो कह रहे हैं 27 साल तक आयु रखी जाए, रिलैक्सेशन दी जाए। वीरेंद्र सिंह हैं, बलिया से सांसद हैं, वो भी इस बाबत चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सब चिट्ठियां लिखी गई हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो भी आयु सीमा में छूट प्रदान करने की बात कर रहे हैं। और इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? छूट तो दी जा सकती है, पर हर चीज हमारे देश में लाल फीताशाही में ही क्यों फंसकर रह जाती है? और यहां पर अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, 2021 1 जनवरी 2021 46,679 पद खाली थे यूपी पुलिस में। 2022-23 के तो आंकड़े हमारे पास हैं ही नहीं, तो वैकेंसीज तो लगातार थी। चलिए 1 साल कोविड के नाम हम रख सकते हैं, तब भाई इम्तिहान नहीं हो सकते थे। यह बात और है कि कोविड के दौरान ही चुनाव भी हुए इस देश में, दुनिया भर की रैलियां हुई। हमने देखा बहुत सारे पत्रकार पश्चिम बंगाल में चुनाव कवर करने गए थे 2021 में, शुरुआती दौर जो था, और कोविड से संक्रमित होकर लौटे थे। कोविड के चलते चुनाव नहीं रुकते इस देश में, लेकिन भर्ती रुक जाती है, इम्तिहान रुक जाते हैं। चुनावों में वादे कर दिए जाते हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे। यह अलग अलग राज्यों में होता दिखाई देता है, लेकिन कड़वी हकीकत क्या है वो थोड़ा आपके सामने पेश करता हूं। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, सेवा आयोग जो है गुजरात का, जनवरी फरवरी में 4 इम्तिहान होने थे, चारों को टाल दिया गया है। ये मालूम नहीं कब होंगे। आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान 3,220 इसमें पद भरे जाने थे, उनको रीशेड्यूल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में स्टेट सर्विस मेन एग्जामिनेशन जो थी, जहां पर सरकार में लोग भर्ती होते हैं, 2 महीने के लिए टाल दिए गए जी, चुनाव हैं, इम्तिहान नहीं हो सकते। कर्नाटका में ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई है, हम इम्तिहान नहीं करा पा रहे। राजस्थान में 2 इम्तिहान कोऑपरेटिव बैंक्स और पुलिस कांस्टेबल के, यही सिपाही भर्ती, मुलतवी कर दिए गए थे, उनको आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि चुनाव थे। पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, सब जगह यही आलम। राजस्थान में 26 पेपर लीक हो चुके हैं, 26। यूपी भी पीछे नहीं है। गुजरात में हर जगह इम्तिहान पोस्टपोन किए जा रहे हैं, तो नौकरी कैसे लगेगी? 8.9% बेरोजगारी दर है इस वक्त देश की। और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की, एक अध्ययन किया, और उसमें क्या पाया कि जो 25 से कम उम्र के हमारे स्नातक हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वहां पर बेरोजगारी दर 42.3% है। 100 में से 42 ग्रेजुएट्स को इस देश में नौकरी ही नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, अब भर्ती, रोजगार मेले लग रहे हैं। केंद्र सरकार भी 7 लाख के करीब पद भर चुकी है, नई नौकरियां सृजित नहीं हुई। केंद्र सरकार में 10 लाख पद खाली पड़े हुए थे। सरकार का जवाब था 9,79,000 टू बी प्रिसाइज, सदन के पटल पर। अब उसकी भरपाई हो रही है। मैं ये साफ मानता हूं, सारी नौकरियां सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें नहीं दे सकती, पर जो दी जा सकती हैं वहां पर भी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा जाता है, और हम लकीर के फकीर बनते हुए क्यों दिखाई देते हैं। और जिनका दर्द है ना, जो युवा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपने मां बाप की जिम्मेदारी निभाना चाहता है, विश्व गुरु बनाने के इस संकल्प में हिस्सेदारी रखना चाहता है, वो खुद को किस तरह से ठगा सा महसूस करता है, उसकी एक वानगी देखिए।
कि 2 साल का रिलैक्सेशन दे देना चाहिए जनरल वालों को, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है इसमें। बहुत तकलीफ हुई, साल सपना टूट गया। इसके अलावा कोई वैकेंसी भी नहीं है कि डेली बेस पे है। यही यूपीपी की हम लोग 2021 से तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे परिवार से नहीं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं, और सर समझ लीजिए कि इतना बड़ा सपना टूटा है कि हम लोग उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। तो जैसे दिल्ली कांस्टेबल में 25 साल थी, तो इसमें भी थोड़ा 25 साल दे देते तो शायद मेरा हो जाता। 6x8, 10x12 के कमरे में सर रह के हम लोग पढ़ते हैं सर। माँ बाप घर से वही खर्च भेज पाते हैं अपनी मेहनत से, तो उनको एक उम्मीद रहती है सर कि बच्चा नौकरी लेके आएगा। जब नोटिफिकेशन आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हुए, क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 महीने से बाहर हो गए। कोई 1 दिन से बाहर हो जा रहा है, कोई 4 दिन से बाहर हो जा रहा है। एज में रिलैक्सेशन दिया जाए बच्चों को, कम से कम 2 साल का तो दिया जाए। जब आप खुद 5 साल बाद ला रहे हो तो कम से कम खुद 2 साल का तो गैप दो बच्चों। एमपी में 33 साल, राजस्थान में 28 साल, बिहार में 28 साल, अभी झारखंड की वैकेंसी है, तो यूपी में 22 साल क्यों? ऐसे में आज का सीधा सवाल ये बेहद गंभीर और ये असल में सही मायने में राष्ट्रहित से जुड़ा मुद्दा है। उम्र हो गई पार, कैसे मिलेगा रोजगार? और रोजगार एक चुनावी वादा देने में क्या बाधा? बाकी सब चीजें दे देते हैं, ये रोजगार का वादा पूरा क्यों नहीं हो पाता? चर्चा में मेरे साथ आरएसएस से जुड़े हैं सौरभ मालवीय, एसबीएसपी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अहम घटक है बीजेपी का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुलकर बोलते हैं बिना लार लपेट के ओम प्रकाश राजभर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री। सिपाही भर्ती की बात हो रही है और आजकल शिक्षाविद की भूमिका भी निभा रहे हैं विक्रम सिंह। और स्टूडियो में मेरे साथ जमीन पर जो असल में बेरोजगारी को लेकर युवाओं की परेशानियों पर दो दो हाथ करते दिखाई देते हैं अनुपम, हल्ला बोल, युवा हल्ला बोल इनका मंच है, उसके अध्यक्ष हैं। तो ओम प्रकाश राजभर, आज आपसे ही शुरू करूंगा। अच्छा किया सरकार ने 60,244 नौकरियों के लिए एक अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन 18 से 22 साल ये आयु सीमा ये होती अगर नॉर्मल कोर्स में सब कुछ हो रहा होता। 5 साल बाद निकली हैं ये नौकरियां, तो जो 18 साल का था 2018 में या 17 साल का, वो क्या करे ओम प्रकाश राजभर? पहले तो आपको ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। और जो सरकार ने पुलिस भर्ती निकाली है, भर्ती निकाली है, इसका स्वागत है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोरोना से पहले या कोरोना के बाद से लेके अब तक जो बच्चे, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे जनजाति के, जो उनकी मांग है कि पिछले भर्तियों में अलग अलग स्टेटों की बात देखें या अपने यहाँ ही देखें, तो पिछले जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के बच्चों को 5 साल छूट दी जाती थी। तो हमारा भी मानना है कि बच्चों को 5 साल की छूट उनको दी जाए, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे जनजाति हो। इसके पक्षधर हम हैं। हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के भी कहूंगा इस बात को कि परसों नरसों मैं जा रहा हूं लखनऊ, फिर जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा, क्योंकि मैं इसके पक्षधर हूं। दूसरी बात, वहीं एक और धरातल पे रन कर रही है कि गोंड और खरवार बेचारे जो एसटी में आते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं जारी हो रहा, वो और परेशान है कि हम तो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। उम्र की तो छोड़िए कि हमारा जाति प्रमाण पत्र तहसीलों में नहीं बन रहा है। सरकार का शासनादेश है, लेकिन कुछ अधिकारी उनका सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं। तो जो सच्चाई है धरातल पे, लंबे समय के बाद भर्ती निकली है, बड़ी उम्मीद के साथ बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो कोरोना की वजह से या समय लंबा बीत जाने के बाद जो भर्ती निकली है, तो इसमें आयु सीमा में छूट सबको मिलनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। पर 5 साल लगा दिए ओम प्रकाश राजभर, आप खाटी राजनेता भी हैं,
ये चुनाव आते ही रोजगार की बात याद आ जाती है, मेले लगने लगते हैं, फिर वादे किए जाते हैं 10 लाख रोजगार दे देंगे। 5 साल क्या कर रहे थे? देखिए, कोई नई बात नहीं है, आप हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये चीजें सामने आती हैं। और हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ आपके माध्यम से हम सरकार से भी कहेंगे, हम सरकार में शामिल हैं, लेकिन सरकार से ये कहूंगा कि जो बच्चों की डिमांड है, जो उनकी मांग है, उसको सरकार मान करके भर्ती करे, ताकि जो लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं अब वो उसमें सहभागिता लें। अब रिजल्ट चाहे जो भी उनके पक्ष में हो, लेकिन उनको भागीदारी करने का मौका मिलना चाहिए। आप मजबूत घटक हैं। आप कह रहे हैं 3-4 दिन बाद आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वीरेंद्र सिंह बलिया से सांसद हैं, संगीत सोम बड़े नेता हैं बीजेपी के। क्या सरकार अपने ही सांसदों, अपने ही विधायकों, अपने ही घटकों से कोई सलाह मशवरा, राय शुमारी नहीं करती जब नौकरी दी जा रही हो और परिस्थिति अनुकूल ना हो, 5 साल बाद नौकरी निकल रही हो? देखिए, जब आप बेहतर जान रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो किसी विधायक सांसद से नहीं पूछा जाता है, वो सरकार का काम है। जो प्रशासनिक महकमे में लोग हैं वो अपना विचार विमर्श करके और कैबिनेट से फैसले होते हैं, उस फैसले पर वो नियुक्ति निकाली जाती है। तो उसमें सांसद विधायक जो सुझाव दे रहे हैं, जो पत्र लिख रहे हैं, और हम तो खुद अभी बिहार से हम लौटे हैं, बलिया हैं, कल जाएंगे, परसों हम कोशिश करेंगे कि मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिलकर के ये जो समस्या है इस समस्या से अवगत कराएंगे और प्रयास करेंगे इस समस्या का समाधान हो। सौरभ, ये लाल फीताशाही, लकीर का फकीर होना, इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो सकता है? सरकार इस बात से अनभिज्ञ है क्या कि 5 साल बाद वो निकाल रहे हैं ये भर्ती? तो इस बीच वो जो बच्चे 18 से 22 की उम्र में थे 2018 में, उनकी तो उम्र चली गई। इससे ज्यादा नाइंसाफी उनके साथ क्या हो सकती है? और ये हमारी युवा पीढ़ी है और ये हमारी युवा शक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं। संदीप जी, सवाल बहुत गंभीर है। ये वास्तव में जब भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, कोविड जैसे महामारी आई, तो ये आप बताकर तो नहीं आएगी, और जब सामने है तो इसका निदान सब कुछ कोविड के मत्थे मर दो। 2019 में कोविड था, 2020 के शुरुआती दौर में कोविड था, 2022 में कोविड था, पूरा 23 चला गया, कोविड था। संदीप जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि आप ध्यान करिए कि 2012 से पहले, 2014 से पहले यह उत्तर प्रदेश कहां था, इसका विकास दर क्या था, रोजगार की स्थिति क्या थी, उस बहस में हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं दूसरे रंग से दे रहा हूं कि कैसे सरकार ने विकास के सारे दरवाजे खोले, रोजगार की तरफ बढ़ रही है, उस पर हमें जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हम आपके सवाल के साथ हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है कि जो बच्चे बच जा रहे हैं, जिन लोगों ने, जिनकी उम्र निकल जा रही है, निकल गई इस विपत्ति में, संकट में, कोविड जैसे महामारी में या उस कालखंड में, निश्चित तौर पर उनके हित के लिए, उनके भविष्य के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। क्या कर सकती है, इस पर विचार करना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं और इस बात को बहुत संजीदगी और ईमानदारी से मैं भी कह रहा हूं, मैं भी मान रहा हूं। लेकिन हमें देखना होगा और समझना होगा कि यही उत्तर प्रदेश है कि पहले क्या था। आज देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में रोजगार पर रहते हैं ना सौरभ भाई, रोजगार पर रहते हैं। देखिए, हम ग्राफिक भी चला रहे हैं। 2017 से, सुनिए ना 2017 से 2021, सुनिए ना सौरभ, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। 6,65,000 नौकरियां दी आपने, हम सारी चीजें दिखाते हैं। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं अगले 3-4 साल में हम 2 करोड़ कर देंगे। अरे 4 साल में आप 6,65,000 नौकरियां देते हैं और अगले 4 साल में ऐसे कौन सा जादुई छड़ी आ गई, अलादीन का चिराग आपको मिल गया, आप 2 करोड़ दे देंगे? मैं इन्हीं चुनावी वादों की बात कर रहा हूं। इसके भरोसे कितने दिन टिकेगा युवा?
नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं उसी बात को आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस रोजगार को, उत्तर प्रदेश के विकास दर को, उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में रोजगार को चुनाव के नाते ना देखिए। चुनाव तो प्रक्रिया है, तो यही तो सरकारें करती हैं, कोई भी सरकार हो, चुनाव आते ही वादा करने लग जाती हैं, वादा पूरा करने की बात बाद में भूल जाते हैं। संदीप वही मैं बात कह रहा हूँ। इस बात को थोड़ा सा सुनिए तो क्या मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश को कहां से लेके निकाला है और किस तरह से विकास के चहुमुखी दरवाजे पर ले जाके घर घर तक पहुंचा रहे हैं, उस तथ्य उस आंकड़े को देखिए। चाहे वो आप हर घर में नल है, आज हर सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, रोजगार के नाते देखिए, स्वास्थ्य के नाते देखिए, एम्स कितने खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेज कितने खुल गए हैं, क्या गति है, रोड सड़कें देखिए पूरे उत्तर प्रदेश, चारों तरफ देखिए बड़े पैमाने पर। अब ये सिलेक्टिविज्म जो आप करते हैं ना, आप 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश, 2017 से पहले थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कल्याण सिंह, रामबाबू गुप्ता, राजनाथ सिंह, वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे इसी राज्य में। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस कालखंड को याद करिए और बीच में घर से लोग निकल नहीं पाते थे और लालटेन लेके बच्चे पढ़ते थे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनको रोशनी, बिजली के बल्ब नहीं दिखते थे, आज ये रोशनी में पढ़ रहे हैं, बिजली में रह रहे हैं। तो रोशनी में पढ़ भी रहे हैं, ये बात मान भी लूं, मिल क्या रहा है? इंतजार, इसी पर और उम्र हो गई पार, अब ढूंढिए कुछ और नौकरी, ये कह रही है सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सवाल बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि सबकी आवाज बुलंद है। निश्चित तौर पर कार्मिक विभाग जो सरकार का विभाग है नियुक्ति से संबंधित, मुझे लगा जो आपने शब्द यूज किया, मैं वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए और उनके भविष्य के साथ क्या सहायता हो सकती है, एक बार विचार हो रहा होगा। और ये सवाल आया है, विचार हो रहा होगा, ये विचार, ये तो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। मैं एक मिनट अभी विपक्षी नेताओं के पास जाऊं, उससे पहले एक मिनट सौरभ, विक्रम सिंह, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, और ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन इसको शब्दशः लागू करता दिख रहा है, इसको सत्यापित करता दिख रहा है। आपको नहीं मालूम 5 साल से कोई नौकरी नहीं निकाली आपने सिपाही भर्ती की, तो वो बीच में जो लोग तैयारी कर रहे थे बच्चे, वो कहां जाएंगे? इसका इल्म ही नहीं, आपने इसका संज्ञान ही नहीं लिया। संदीप जी नमस्कार। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हमने अपने कार्यकाल में देखा था, वर्ष में एक बार अवश्य और कई बार वर्ष में 2-2 बार भर्तियां होती थी। पुलिस मुख्यालय की ये जिम्मेदारी होती थी कि वैकेंसी स्टेटमेंट बना ले। ये सबको मालूम है, बहुत पहले 58 साल में कब कितने रिटायर होंगे और अब 60 साल में कितने रिटायर होंगे, ये सबको मालूम है। और जब रिटायरमेंट की डेट मालूम है, उसी हिसाब से भर्ती प्रक्रिया। अब अगर आपने जिस दिन 60-62 हजार भर्ती किए, क्या आपने सोचा है कि आप इनकी ट्रेनिंग कैसे कराएंगे? अब लार्जर क्वेश्चन आता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव। अब ये बात आती है कि जिन बच्चों को अवसर नहीं मिला, कोविड में बाकी सब इम्तिहान हुए, यूपीएससी तो नहीं टला था और तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाएं नहीं टली थी। चुनाव नहीं टले इस देश में, चुनाव नहीं टलते, परीक्षाएं टल जाती हैं। विक्रम सिंह जी, अब तो आप शिक्षाविद भी हैं, मतलब कमाल है ये बात। जी, मैं संदीप जी यही कहूंगा, अब पुलिस वो नहीं रही जो 40-50 साल पहले थी। साइबर क्राइम आ रहा है, संगठित अपराध आया, नए कानून आ रहे हैं। हमारा सिपाही अब वो नहीं 8वां पास या 10वां पास, अब मिनिमम क्वालिफिकेशंस बहुत बढ़ गई हैं। इसके मद्देनजर जिन बच्चों को अवसर नहीं मिला, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। कई सिपाही हमारे यहाँ जो LLB LLM आ रहे हैं, ये स्वागत योग्य है। और नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत मेरी प्रबल संस्कृति होगी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कि ये प्रशासनिक त्रुटि और चूक हमारे बच्चों के भाग्य के ऊपर ग्रहण बन के न लगे। इसमें जरूर इनको बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई त्रुटि नहीं है। और ये सब जगह वाहवाही होगी, क्योंकि नैसर्गिक न्याय से ऊपर कोई न्याय नहीं होता है। बच्चों को अवश्य एक अवसर मिलना चाहिए। और पुलिस मुख्यालय में संदीप जी जिसने प्रमाद किया और जिसने वैकेंसी स्टेटमेंट नहीं रखा, क्योंकि चयन प्रक्रिया कोई आसान थोड़ी ही है, ये भी बहुत आगे चलेगी और डाइल्यूट हो जाती जब इतनी बड़ी भर्ती होती है। और ट्रेनिंग आप देखिए, ट्रेनिंग की गुणवत्ता भी वो क्षीण हो जाएगी। अगर हम एक साथ रेगुलर फेज में भर्ती करते, उनकी ट्रेनिंग करते तो अच्छे से। लेकिन 2018 में भी 2 बार भर्तियां निकली थी, 2018 में, उसके बाद 5 साल सन्नाटा।
इससे हमारी प्राथमिकता दिखती है। इसका कोई औचित्य नहीं मतलब है। रोजगार पुलिस देना फोर्स प्राथमिकता है भी हमारे देश बिल्कुल में, दिखती है। किसी भी सरकार की मैं बात करूं। संदीप जी है 30% वैकेंसीज ओवरऑल पूरे पुलिस में इंडिया में वैकेंसीज हैं, लेकिन भर्ती एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ रिक्तियां, ये दोनों चीजें कंपैटिबल है ही नहीं। ये विरोधाभास है। आखिर इस विरोधाभास का औचित्य क्या है? मैं समझता हूं कि यहां पर पॉलिसी मेकर्स को सुनिश्चित करना चाहिए रोजगार दें, और खासकर विशेषकर जो बैकवर्ड हैं, जो अनुसूचित जात जनजात के हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के हैं, खासकर वहां पर जहां नक्सलपंथी है, जहां पर रिक्रूटमेंट इंडिया रिजर्व बटालियंस बनाए जाने हैं, कम से कम इतनी कृपा तो समाज, सरकार और हम सब अपने ऊपर कर ही लें। मेरी सुई सुरेंद्र राजपूत इस बात को लेकर अटकी हुई है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। अगस्त में इसी साल लोक नीति CSDS ने एक सर्वे किया था, उसमें 36% लोगों ने कहा सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। पर यह हमारी प्राथमिकता है भी क्या? संदीप भाई नमस्कार। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। देखिए, एक तो लाइटर नोड पे मैं कह दूं, ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, लाइटर नोड पे है ओम प्रकाश जी। जब योगी जी और मोदी जी इनको रोजगार नहीं दे रहे तो ये किसको रोजगार देने की सिफारिश करेंगे? 6 महीने से NDA ज्वाइन करके बेरोजगार बैठे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। पहले अपना रोजगार तय कर ले, मंत्री बन जाए, उसके बाद तो हमारा रोजगार देंगे। ये तो कांग्रेस पर भी कटाक्ष आ जाएगा। कांग्रेस के अगले साल बेरोजगारी के दिन काफी लंबे चल चुके। सर सुनिए, अरे हमारे तो सर लंबे हैं, हमारे ऊपर तो जनता का आशीर्वाद नहीं है, इनके ऊपर तो योगी जी का और मोदी जी का आशीर्वाद होने के बाद भी इनको बेरोजगारी है ना। बात आप समझिए। ये तो बेचारे हमारी पास से जाकर के दूसरी तरफ चले गए, अपने सारे मुद्दे छोड़ दिए, जाति जनगणना छोड़ दी, सब छोड़ने के बाद भी इनको रोजगार नहीं मिल रहा है ओम प्रकाश राजभर जी को। अब क्या करेंगे इससे ज्यादा? मैं आपको, ये लाइटर नोट की बात है, इस पे बुरा मत मानिएगा ओम प्रकाश जी। 2 बातें मैं बड़ी साफ कहता हूं आपके माध्यम से, जो शायद अनुत्तरित है। नंबर 1, 2018 में जब भर्ती हुई थी तो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसके लिए इन लोगों ने भर्तियां की, यानी रोजगार प्राथमिकता नहीं थी, चुनाव प्राथमिकता था। अब 2023 में इन्होंने भर्तियां निकाली हैं, 2024 में चुनाव है, यानी रोजगार इनकी प्राथमिकता नहीं है, चुनाव इनकी प्राथमिकता है। आप इस चीज को देखिए, इस ड्यूरेशन में हर साल, जैसे अभी विक्रम सिंह जी ने कहा, 10-11 हजार लोग रिटायर होते हैं हर साल। अगर 10-11, 15 हजार लोग ये भर्ती करते तो ये समस्या ही नहीं आती। 5 साल से भर्ती नहीं किए हैं, जो 18 में 17 साल का लड़का था, आज की डेट में वो क्या करे? 5 साल इलेक्शन देने के बाद भी जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, यानी जो नए, या तो नए लड़के सफर करेंगे या पुराने लड़के सफर करेंगे। बेरोजगार तो सफर करेगा ही करेगा। क्यों? अगर हर साल देते तो 10,000 हो जाते। आज की डेट में आप जो है एक साथ सब लोगों को क्या नाम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए। जो चुनाव का दृष्टिकोण है भारतीय जनता पार्टी का, यह बहुत खराब है। इसके बाद इन्होंने 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण की हैं, जो कि लोगों के हिसाब से बहुत गड़बड़ है। नंबर 1, पूरे देश में सरकारी पद लगातार खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों पद इन्होंने खत्म कर दिए, भारत की रेल में लाखों पद खत्म कर दिए। उत्तर प्रदेश के पदों की तो स्थितियां ये हैं कि 50 साल से और 58 और 60 साल के बीच में तमाम लोगों को रिटायर कर रहे हैं, लेकिन नए पद सृजित नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्राथमिकता नहीं है। जब तो जवानी जुमलेबाजी से राज्य सरकार की है क्या? जा रहे हैं, एक मिनट रोक रहा हूं सुरेंद्र राजपूत। किसी भी सरकार, और मैं फिर याद दिला रहा हूं, दोहरा रहा हूं, दोहराना जरूरी है, इसे अंडरलाइन करना जरूरी है। गुजरात में 4 इम्तिहान पोस्टपोन कर दिए गए हैं, आंध्रा में कर दिए गए, मध्य प्रदेश में 2 महीने बढ़ा दी गई इम्तिहान की तारीख। भाई चुनाव आने वाले हैं। यही काम राजस्थान में हुआ, और राजस्थान में तो आपकी सरकार थी, 26 बार पेपर लीक हो गए। युवा के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। यह सरकार किसी की भी हो। अब आप एक राज्य, संदीप भाई आपसे मैं सहमत होते हुए, एक राज्य के नाम पर, एक राज्य के एक सरकार के नाम पर बाकी सारी सरकार को बचा लीजिएगा क्या? गुजरात में पेपर 13 लीक हुए, उत्तर प्रदेश में 17 पेपर लीक हुए। आप बताइए, राजस्थान में तो हमने फांसी देने तक की व्यवस्था कर दी।
दूसरी बात, राजस्थान की स्थिति यह है कि 5000 अभी पंचायत सहायक थे राजीव गांधी योजना के नाम पर, उन सबको आज सरकार ने, भाजपा की सरकार ने आते ही उनको नौकरी से निकाल दिया। राजस्थान, मैं आपको मध्य प्रदेश की बात बताऊं, मध्य प्रदेश में तो मैंने चुनाव लड़ा, प्रचंड लहर से भारतीय जनता पार्टी जीती। आपको मालूम है पूरे एक साल में 121 रोजगार दिए थे भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने, यह मैं नहीं, उनके मंत्री ने सदन में बताया था। 121 जब रोजगार देते हैं उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आती है। 4-4 बार रोजगार के पेपर पोस्टपोन करते हैं गुजरात में, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। तो मैं किसको क्या कहूं, मेरी समझ के बाहर की बात है। बड़ी खबर आ रही है और ये सुरक्षा से जुड़ी है। इजरायली जो एम्बेसी है उसके पीछे धमाके की खबर आ रही है। ये राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली में जो इजराइल की एम्बेसी है उसके पीछे धमाके की खबर है। फायर ब्रिगेड के जो ट्रक्स हैं वो पहुंच रहे हैं, पुलिस पहुंच गई है, वहां पर जो खुफिया विभाग के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। मनोज, क्या खबर है, कब धमाका हुआ, कितना बड़ा धमाका था, क्या मिल रही है शुरुआती जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि 5:45 पर पुलिस को सूचना मिली थी इजरायली एम्बेसी के पीछे जो पृथ्वीराज रोड है वहां पर कुछ आग लगी है और एक धमाका हुआ है। जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस के अधिकारी पहुंचे, तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला है। इसके बावजूद अभी तक पूरे इलाके की जो जांच है वो की जा रही है, लेकिन आला अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अभी तक धमाके जैसा कुछ भी एलिमेंट वहां पर नहीं मिला है। इसके बावजूद ये पता किया जा रहा है कि आखिरकार ये कॉल किसने की थी और किस मकसद से की थी। क्या ये कोई फेक कॉल तो नहीं थी, लेकिन स्पेशल सेल की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी वहीं पर मौजूद है। अधिकारियों ने साफ किया है कि अभी तक कुछ नहीं मिला है। इसके बावजूद जो पूरा इलाका है उसकी छानबीन मतलब एक्सप्लोसिव या कोई बम या कोई इस तरह की चीज नहीं मिली है। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन इसमें सवाल बड़ा ये कि जिसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं कि भाई ये कॉल किसने किया और क्यों किया। जी बिल्कुल, देखिए जिसने कॉल की थी उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एक टीम अलग से ऊपर काम कर रही है कि आखिरकार कॉल करने वाला शख्स कौन था और किसने ये कॉल की थी। फिलहाल अभी तक जो जांच हुई है, 1.5-2 घंटे की जो जांच हुई है, उसमें अभी तक किसी भी तरीके का एक्सप्लोजिव नहीं मिला है, कोई जलने वाली कोई भी विस्फोटक या बम या इस तरह के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। क्या कुछ देख पा रही हैं रिया वहां पर? जी, इजराइल एम्बेसी के पीछे जो खाली प्लॉट जिस पर ये कॉल की गई, जहां पर धमाके की, जहां पर ब्लास्ट की कॉल की गई, उसी पर हम मौजूद हैं। और आप यहां तस्वीरों में देख पाएंगे, यहां पर सारी टीम्स जो हैं, पुलिस आ चुकी है, यहां पर दमकल विभाग के भी कर्मचारी हैं, फॉरेंसिक टीम्स भी यहां पर हैं और इस तरीके से पूरा यहां पर जांच की जा रही है। हालांकि जैसा कि हमें अभी बताया भी गया है कि यहाँ पर कुछ मिला नहीं है। कॉल जरूर आई थी, लगभग 5:45 बजे के करीब ये कॉल गई थी, कुछ यहाँ पर मिला नहीं है, पर जाँच की जा रही है क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो मुद्दा है काफी सेंसिटिव है, इजराइल का पूरा मुद्दा सेंसिटिव है, तो इसलिए इसकी जांच पूरी की जा रही है। पूरा इलाके को पुलिस ने घेर रखा है। यहाँ पर आप फॉरेंसिक टीम की गाड़ियां भी देख पाएंगे, पुलिस भी देख पाएंगे। यहाँ पर जो ये धमाके की खबर है, विस्फोटक के कोई अवशेष या कुछ नहीं मिले हैं। अब बाकी चीजें वहाँ फॉरेंसिक टीम्स जो हैं, जांच दल जो हैं, दिल्ली पुलिस जो है वो पता लगा रही है। बड़ी खबर ये आ रही है और सुरेंद्र राजपूत, मनोज काका, अनुपम, विक्रम सिंह जी, ओम प्रकाश राजभर, सौरभ, ये सीधा सवाल का असर होता दिख रहा है। लगता है व्यवस्था प्रशासन जागता दिख रहा है। युवाओं की इस परेशानी को लेकर खबर यह आ रही है कि कोई रिलैक्सेशन हो सकती है। अभी पुख्ता हो जाएगी ये खबर, ये हम बता देंगे, लेकिन सवाल भी उठाने की जरूरत पड़ती है। नौबत जब युवा सड़क पर आ जाए, सीधा सवाल आप पूछें, तब जाकर हरकत में आती है। मनोज, सरकार भी प्रशासन भी। देखिए, पूरा देश और पूरे देश का 60% जो युवा है
वो कम से कम आपके बहस को हम लोग तो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, सब लोग देखते हैं और वो सब आज आपको साधुवाद देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके जो बुनियादी, उनके जो जीवन से जुड़ी हुई जो समस्या थी उसको आपने उठाया। बहुत साधारण सवाल है कि जब इस देश में ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल 3-3 बार बढ़ाया जा सकता है, जब उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल 3-3 बार बढ़ाया जा सकता है, जब इस देश में काम करने वाले, इस देश को चलाने वाले लोग 75 पार के भी हो सकते हैं, तो इस देश का युवा जो श्रमशील है, जो ग्रामीण अंचल से निकलता है, जो इस देश के सरहद की और आंतरिक जगहों की सुरक्षा करना चाहता है, उसकी आयु सीमा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। एक गोरख पांडे की एक लाइन है, 2 लाइन की भैया, कि इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई थी खून की बारिश, अगले साल फसल अच्छी होगी मतदान की। तो ये वही लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जो सरकार ये कहती है, जिस सरकार के मुखिया सदन में कहते हैं कि 40 लाख करोड़ रुपए का हमारा निवेश आया, उसी सरकार के मुखिया उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल में काम करने वाले लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हैं। एक जो आपने आंकड़े बताए कि 8.9% बेरोजगारी है, 45 साल के चरम पर बेरोजगारी है। गांव में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है कि लगभग 11.8% बेरोजगारी है ग्रामीण अंचलों में। इस देश में 40 करोड़ लोग एक रिपोर्ट के अनुसार रोजगार खोजना ही बंद कर दिए। तो सरकार से यह सवाल है कि आपके 6.5 लाख रोजगार किधर हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश का एक जनपद है सिद्धार्थनगर, वहां एक रिपोर्ट है कि 2000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय टीचरों के अभाव में भैया बंद हो गए। सर क्या हालात है उत्तर प्रदेश में? प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगभग रोजगार एक चुनावी झुंझुना बन गया है भर्ती में 22,000 दलितों पीछे। दरअसल ये चुनावी झुंझुना बन गया है, वादा कर दो उसके बाद बैठ जाओ आराम से। युवा बेचारा वो सपने ही देखता रह जाता है, मुंगेरी लाल के सपने साबित होते हैं। मैं समझता हूं कि युवा और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि आप जैसे जनवादी पत्रकार जब हैं तो युवा अपने सुनहरे सपनों को देखेगा, और कम से कम आपके संवाद का ही असर है कि इसी समय खबर आ रही है। और सरकार से फिर समाजवादी पार्टी की मांग है कि आप युवाओं के जो भर्ती की जो सीमा आयु को उसको बढ़ाइए। आपने कहा ग्रामीण अंचल में युवा जो दौड़ते थे, आपको निश्चित रूप से अग्निवीर योजना आने के बाद अब वो युवा कम दिखते हैं। जो युवा हमारे देश का ग्रामीण क्षेत्रों से, मजदूर से, किसान से, सभी जाति वर्ग के घरों से निकल के इस देश की सरहद की सेवा के लिए अपना सीना तान के तैयार रहता था, वो भी इनके अग्निवीर योजना के तहत और हताश और निराश है। मुख्यमंत्री योगी ने आयु सीमा में छूट देने के निर्देश लागू कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं वो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये एबीपी न्यूज की खबर का सीधा असर, सीधा सवाल जो हमने पूछा था उसका जवाब देने पर मजबूर हुई है सरकार। और सिपाही भर्ती में उम्र सीमा है, अब वो बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को निर्देश दे दिए हैं। अनुपम जी, ये काम तो पहले भी हो सकता था, ये पहले ही किया जा सकता था ना? तो देखिए बिल्कुल एविडेंट बात थी, और ये ऐसे मौके पे ये खबर आई है। मैं तो आपको, आपके चैनल को और उन सभी युवा अभ्यर्थियों के अलावा सबको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन देखिए ये सोचने वाली एक बात है, 3 साल की ये छूट दे दी गई है, तो यानी कि 18 से 25 साल की उम्र तक के जो हमारे युवा हैं वो इन 60,244 जो पद हैं उनके लिए आवेदन दे सकते हैं। संजय त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। संजय, एबीपी न्यूज की खबर का सीधा असर होते हुए 3 साल अभी आयु सीमा बढ़ा दी गई है, इसको मुकम्मल कीजिए जानकारी को। अभ्यर्थियों की ओर से कि ये भर्ती लंबे समय बाद निकाली गई है, और इसके कारण जो युवा इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो उम्र की वजह से इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और इस मांग को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष की ओर से भी बात कही जा रही थी, विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहा था। इसका नतीजा ये हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को निर्देश दिया है कि 30 साल की छूट प्रदान की जाए, जिससे जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस भर्ती में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे उनको ये मौका मिल सके। तो ये बड़ी खबर है, और ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया। ये सीधा अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं, 3 साल की मोहलत मिल गई है युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए खुशखबरी है, उनको लग रहा था उनकी मेहनत, उनके साल जाया ना चले जाएं, वो नहीं होने वाला है। अनुपम जी नहीं संदीप जी, ये बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है। और एक बात जो आपके दर्शकों को और पता चलना चाहिए
कि जिस आपके संवाददाता ने जिन मुख्य सचिव गृह का जिक्र किया, अप्रैल 2017 के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था और ये कहा था कि अगले 4 वर्ष तक लगातार प्रति वर्ष 30,000 भर्तियां निकाली जाएंगी यूपी पुलिस के लिए। ये एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। तो 1,80,000 भर्तियां होनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन आज 60,000 भर्ती निकाल के, क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाले हैं और ये जो बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं ना कि देखिए चुनाव का ही असर होता है। 2018 के बाद यूपी पुलिस के लिए आज निकली, जबकि इतनी पद रिक्त थे, स्वीकृत पद। आप शिक्षकों की कहानी देख लीजिए, सिर्फ यूपी पुलिस का जिक्र मत करिए ना। अगर सरकार की नीति को समझना है तो अलग अलग विभागों में देखिए कि किस तरह चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से ये सरकार आई है, और मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2017 की बात कर रहा हूं, आज तक एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। जबकि उसी उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा पद हैं शिक्षकों के जो रिक्त हैं। 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है और इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं लगातार हम। अभी अभी हमारी रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जो हैं, उनके साथ एक बैठक हुई और उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि रेलवे में जहां पे कि फिर से 3 लाख से ज़्यादा पोस्ट्स हैं जो सैंक्शनड हैं लेकिन वेकेंट है, सेफ्टी के लगभग 1,77,000 पोस्ट्स हैं जो वेकेंट हैं, और रेलवे की इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं की खबर, बालासोर का आपने याद होगा उड़ीसा में जो घटना घटी है, तो हमने कहा कि इन पदों को तो तुरंत भरा जाना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट किया उनसे, यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं और मुझे उम्मीद है वो आएगी। लेकिन सवाल ये है कि रेलवे में भी आप देखिए पिछली भर्ती कब आई थी। नहीं, वादा पूरा करने में क्या है बाधा, ये हमारा सवाल है। वादा कौन करता है? और हर भर्ती जो है ये पंचवर्षीय योजना क्यों बन जा रही है? हर भर्ती जो है चुनावी योजना क्यों बन जाती है? आगे बढ़ जा रहा है, पंचवर्षीय योजना भी और चुनावी भी। इसका सुरेंद्र राजपूत इसका स्वागत करेंगे। 3 साल की छूट मिल गई युवाओं को। हाँ, 3 साल का तो निश्चित तौर पर 3 साल का स्वागत करूंगा, लेकिन जो 2 साल की छूट नहीं मिली है उसकी मांग करूंगा। एक चीज तो बहुत साफ है कि अगर कोई काम हो रहा है, आधा हुआ तो आधे का स्वागत, जो बचा है उसकी मांग करेंगे। लेकिन एक बात जैसे अनुपम ने भी अभी कही, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में 4800 से ज्यादा डॉक्टरों के पद खाली हैं, हजारों पद नर्सों के खाली हैं। 2017 के बाद टीचर्स की भर्तियां नहीं, टीचर रिटायर तो हो रहे हैं लेकिन नई भर्तियां नहीं हो रही। विद्यालयों को, प्राइमरी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। 2012 के टीटी के विद्यार्थी आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। टीटी और बीएड के विद्यार्थियों के साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमेशा लाठी पड़ती है। 69,000 शिक्षकों की आप बात कीजिए। पूरे प्रदेश में हां, एक वातावरण जरूर किया जा रहा है कि माहौल मंत्री हैं ये लोग। युवाओं को कम से कम एक छूट मिली है, एक राहत भी मिली है। ओम प्रकाश राजभर, अब आपको मुख्यमंत्री से जाकर मिलने की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार जो ये अब संवेदनशीलता दिख रही है, ये पहले भी किया जा सकता था ना। प्राथमिकता बनाना होगा ना हमें रोजगार को, कि नहीं? ओम प्रकाश राजभर, देखिए, कभी कभी जरूरत एहसास कराना पड़ता है। आपने इस मुद्दे पर डिबेट बैठाया, इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपकी बात सुनकर के उन्होंने 3 साल का जो बढ़ाया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। तो चलिए, सरकार हरकत में आई, लेकिन प्राथमिकता होनी चाहिए और युवा शक्ति देश को विश्व गुरु बनाने में हिस्सेदार बने, सहभागी बने। इसी उम्मीद के साथ